हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आना चाहिए आज आवाज। चलो, वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? जल्दी बता दो एक बार चैट में, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? यस 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 यस। वेलकम एवरीवन। एक सेकंड रुक जाना मेरे दोस्तों बस। हम्म चलो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? विजिबल तो नहीं है सर, ऑडिबल है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करता हूं मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों? हाँ जी, क्या हालचाल? आज हमारे पास में तीसरा चैप्टर है। पावर शेयरिंग अपन कंप्लीट कर चुके हैं, डेवलपमेंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास में चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इज अ लवली चैप्टर जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसी चीजें जो ज्योग्राफी से, मतलब ज्योग्राफी चैप्टर के स्टार्टिंग में कितने बच्चों ने, देखो कुछ बच्चे तो वो हैं जो आरंभ में थे, तो तुम्हारे लिए तो क्या है ना, ये नेट प्रैक्टिस हो गई, एक बार और अच्छे से एक बार रिवीजन हो गया। कुछ बच्चे ये हैं जो पहली बार किताब ही खोल रहे होंगे, जो इस भरोसे आए कि हाँ क्रैश कोर्स से धूम मचाएंगे। तो तुम ये बताओ ईमानदारी से कि तुमने आज तक पहले कभी चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, ये वाला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला? फटाफट बताओ जरा तेजी से। क्यों? क्या तुम लोगों ने कभी पहले चैप्टर पढ़ा है? बताओ। क्यों दोस्तों? बताइए। जल्दी बताओ। पढ़ा है? हाँ, तो जो पहले पढ़ा है ना, तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज उस चैप्टर का हैक निकालने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे अपने को ध्यान रखना है। शॉर्ट में पढ़ेंगे, रिवाइज पूरा अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज, ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। क्लियर? क्यों दोस्तों? चलो चलो चलो। तो कैसी चल रही है पढ़ाई अभी तक तुम लोगों ने? जैसे तुम्हारी साइंस की शायद 4 क्लास हो चुकी है, मैथ्स की भी चार क्लास के आसपास हो चुकी है, तो और एसएसटी की आज अब तुम्हारी तीसरी क्लास है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है बताओ? वो पेन आज तक नहीं मिल पाया, पर पता है वो उस दिन घुमा तो घूम ही गया है। तुम्हारी क्लास में घुमा था, 9th की क्लास में घुमा था। ये पता नहीं किसी दूसरे बोर्ड के पेन से काम चल रहा है फिर। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं तो फिर। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की विशेषता बताता हूं मैं आपको कि सारे आ गए ना? हाँ ठीक है, फुल स्ट्रगल चल रहा है सिविक्स का। सिविक्स के होमवर्क क्वेश्चंस जो थे, होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस ऐप पे चेक करते चलना। सॉल्यूशन चेक कर रहे हो कि नहीं? सिविक्स के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन। हिस्ट्री, कल हिस्ट्री का चैप्टर है ना शायद, तुम्हें वीकली वो मिल जाता है शेड्यूल तुम्हारा, वो चेक करा तुमने? कल हिस्ट्री का चैप्टर है। सिविक्स के होमवर्क क्वेश्चंस चेक कर लेना। कहां मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चंस? देखो एक बार फिर बता दे रहा हूं, जो बच्चे कंफ्यूज्ड है, माय कोर्सेज में जाना है, तो जो तुम्हारे कोर्सेज है तुम्हें दिख जाएंगे। मेरे तो सारे कोर्सेज है ना, क्योंकि मैं सब कोर्सेज में हूं, तो तुम्हें तुम्हारा दिख जाएगा। 10th का कहां गया? 10th कहां चले गई? 9th, निर्भय निर्भय निर्भय, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, अरे उरी बाबा, 10th का कोर्स कहां गया? अरे मैं क्या 10th के कोर्स से बाहर निकल गया क्या मैं? ये रहा 10th अब है। 10th अब है के कोर्स में जाओगे। अब 10th अब है के कोर्स में जाओगे, सोशल साइंस में जाओगे। सोशल साइंस खोलोगे तो जैसे वीडियो पीडीएफ है ना, तो यहाँ ये पीडीएफ वाले सेक्शन में तुम्हारा ये पीडीएफ वाला सेक्शन, पीडीएफ वाले सेक्शन में के बाद में यहाँ आंसर आएंगे। ठीक है, पीडीएफ के बाद में यहाँ आंसर आ क्यों नहीं रहा है? तुम्हारे भी नहीं आ रहा कि सिर्फ मेरे ही नहीं आ रहा है? लॉल मोमेंट हो गया।
तो ये पीडीएफ के बाजू में क्या बोल सकते हैं, जो होमवर्क क्वेश्चन सोल्यूशन करके एक सेगमेंट आएगा, ठीक है, वहां पे होमवर्क क्वेश्चन सोल्यूशन तुम्हें मिलते चलेंगे, ठीक है। एक बार रुक जाओ, मैं भी बोलता हूँ, चेक करो मेरे इसमें होमवर्क क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि सबके इसमें नहीं दिख रहा है। यहां तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें ना होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अभी दिख नहीं रहे हैं सेगमेंट में, एक बार चेक करना वो अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या है, डिले मत करा करो यार, उसमें हर अगली क्लास के दिन हमारे काम का रहता है, ठीक है। चलो अभी दिखेगा। तो हमारे 2 चैप्टर हो गए, दोनों चैप्टर के मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनके सॉल्यूशंस भी हो गए। अब आते हैं किस चीज पे, आज तीसरा चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला, ठीक। वही मुझे लग रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है बस। टाइम टेबल भी तुम्हें तुम्हारे कोर्स के सेक्शन में दिखेगा, वीकली टाइम टेबल, ठीक है, तुम्हारे कोर्स के सेगमेंट में दिखेगा तुम्हें वीकली टाइम टेबल भी। चलो चलो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अगर बात करें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, तो बेसिकली ये चैप्टर शुरू होता है आपका कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स। इस चीज से क्या होता है रिसोर्स, तो हर वो चीज, हर वो मटेरियल जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ में 3 वर्ड ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, जो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है, मतलब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है कि हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए, यूज कर पाए, वो टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, मतलब कि अगर मान लो आपने 50 रुपए खर्च करके एक मिनरल की खुदाई करी, वो मिनरल निकला 5 रुपए का, तो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हुआ ना आपके लिए, मतलब 50 रुपए खर्च कर रहे हो लेकिन मिल रहा है आपको 5 रुपए। तो अगर आप 50 रुपए खर्च करो तो आपको उस पर 100, 200, 400 रुपए का अगर सामान निकल के आ रहा है, तब तो आप इकोनॉमिकली उसको ये बोल पाओगे ना कि फायदे का सौदा है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होना चाहिए हर चीज की, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो। ऐसा नहीं है कि सोना की खदान है तो सोना हाथ से ही खोदने लगे कि हाथ से पूरी मिट्टी खोद दूंगा मैं, आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि आप उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। तो रिसोर्स क्या कहलाता है, हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर रही है, वहां तक तो ठीक है, जो चीज हमारी जरूरत पूरी करती है, जैसे पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गया, ये सब रिसोर्स है। तो हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर रही है, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल है, मतलब कि उतना पैसा उससे निकल के आ रहा है जितने लॉस ना हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है। कल्चरली एक्सेप्टेबल है मतलब क्या है कि सोसाइटी भी उस चीज को रिसोर्स मानती हो। जैसे अगर सोसाइटी सोने को इंपॉर्टेंस नहीं देती है, ये वाला सोना नहीं, ये गले वाला सोना, ठीक है, तो अगर सोसाइटी जो है गोल्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो पड़ा है गोल्ड, जैसे पत्थर पड़े वैसे गोल्ड भी पड़ा रहता है, पत्थर भी तो प्रकृति से मिल रहा है और गोल्ड भी प्रकृति से मिल रहा है, तो जैसे पत्थर पड़ा है वैसे गोल्ड को भी पड़े रहने देते अपन, लेकिन नहीं, क्योंकि कल्चर ने, सोसाइटी ने उसको इतनी एक्सेप्टेंस दी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है ना वो, एज अ रिसोर्स स्टैब्लिश हो चुका है, एज अ रिसोर्स स्टैब्लिश हो चुका है गोल्ड। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि सोसाइटी जो है, कल्चर जो है, उस चीज को रिसोर्स माने। तो ये 3 फैक्टर जब होते हैं किसी भी चीज में, तब कुछ भी चीज क्या बनती है, रिसोर्स बनती है, समझे। तब कुछ भी चीज क्या होती है, रिसोर्स बनती है। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी एक बार। ब्रह्मास्त्र आ गया, ठीक है भाई, छाती पे ले लो ब्रह्मास्त्र को एकदम से। तो हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रही है, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ये तीनों क्राइटेरिया जब पूरे हो रहेंगे तभी किसी चीज को आप क्या कहोगे, रिसोर्स कहोगे, ठीक है। और पुरानी बुक्स, जिनके पास बहुत पुरानी बुक्स है, 4-5 साल पुरानी बुक्स, उन बुक्स में क्या है ना, उन बुक्स में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन क्योंकि नई बुक में अब एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करोगे तो बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, लेकिन अब नई एनसीईआरटी की बुक में नहीं है,
तो आपको लोड नहीं लेना है। सिंपल है, 4 बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे ओरिजिन के हिसाब से क्या होता है, ओरिजिन के हिसाब से आप देखोगे तो बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। बायोटिक मतलब क्या है कि जिनके अंदर जान है, जैसे इंसान क्या है, बायोटिक एनिमल, बायोटिक रिसोर्स है। और जिनके अंदर जान नहीं लेकिन जो नेचर में है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ठीक है, तो वो अबायोटिक कहलाते हैं। तो वैसे ही एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से क्या होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ओनरशिप के हिसाब से क्या हो जाएंगे कि इंडिविजुअल के रिसोर्सेज हैं, पब्लिक के मतलब कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, ये आ जाता है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ रिसोर्सेज पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, कुछ पोटेंशियल रखते हैं, कुछ स्टॉक हैं, कुछ रिजर्व्स हैं। तो ऐसे करके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन पुरानी बुक्स में डिटेल में दिया गया था, अब नई बुक्स में डिटेल में नहीं है, तो लेकिन है तो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। बाकी अगर चैप्टर के शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या है कि हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, 3 फैक्टर्स ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है और इकोनॉमिकली फीजिबल है, तो वो रिसोर्स कहलाती है। अब देखो क्या है, ये वाला जो आपका डायग्राम है ना, ये डायग्राम और आपको चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, ये वाला। तो नेचर में सारे रिसोर्स है, नेचर में सब कुछ है, नेचर में सारे रिसोर्स है, सब कुछ है। तो जैसे लेकिन अब हम देखें तो ह्यूमन बींग्स आर इन द सेंटर ऑफ नेचर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर इन द सेंटर ऑफ नेचर। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे ह्यूमन बींग्स के बाद में एक जेसीबी, एक कहानी सुनाता हूं, जेबीसी होता है, जेसीबी होता है, जेबीसी होता है, जेसीबी, हाँ, तो वो जो गड्ढा खोदने वाली मशीन है। तो ह्यूमन बींग्स के पास में टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ना, नेचर जो है, जैसे मिट्टी खोदना है मान लो, तो मशीन है, उस मशीन से वो मिट्टी खोदना चालू करेंगे, उस मशीन से वो मिट्टी खोदना चालू करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उस नेचर के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, दे क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, तो जैसे माइनिंग इंडस्ट्री बना दी ना एक पूरी की पूरी, एक माइनिंग इंस्टीट्यूट हो गया एक पूरा, कि माइनिंग में क्या हो रहा है कि हाँ टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से गड्ढे खोदे जाएंगे, उनमें से ओर निकलेगा, उस ओर को प्रोसेस करेंगे, ओर को प्रोसेस करने से मिनरल मिलेगा, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है दे आर इन द सेंटर, दे आर इंटरैक्टिंग विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये ट्रायंगल ऐसा बनता है, समझ में आ गया। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। तो ऐसे कोई भी नेचर जो मतलब कोई भी रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल होता है कि वो रिसोर्स नेचर में अगर है तो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ इंटरैक्ट किया जाएगा, एंड दे विल क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, ठीक, एंड दे विल क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हुआ, समझ में आया, बताइए। मिनरल्स मतलब आगे चैप्टर आएगा मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, तो उसमें हम माइनिंग वगैरह के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लेकिन आपको क्योंकि पहला चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें आपको रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो पता होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन की बात करें रिसोर्सेज की, तो नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये वाला चार्ट ऐसे इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे जो नेचर में है, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसमें भी जैसे आप देखेंगे ये कंटिन्यूअस फ्लो वाला जो है ना, तो ये पहले एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था, लेकिन अब सीबीएसई से हट चुका है वो, तो इसीलिए अपन उसमें डाइव डाउन नहीं कर रहे हैं ज्यादा। क्लियर है, क्लियर हो गया। जेसीबी होता है, गांव में जेबीसी बोलते हैं। चलो आगे अगर बढ़े तो अब रिसोर्स तो हमने समझ लिया कि एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स अवेलेबल इन द नेचर, हर वो चीज जो नेचर में अवेलेबल है जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, ठीक है, मतलब उसके आपके पास में टेक्नोलॉजी के आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। अब अगर हम बात करें ना, लेकिन तो ये रिसोर्स जो है, कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि मिनरल्स ले लो, चाहे वो हवा ले लो, चाहे आप इंसान ले लो, कोई भी रिसोर्स, हर चीज रिसोर्स है ना, उस रिसोर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट जरूरी है। अब यहीं से सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है यहां से, कि रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, वाई देयर इज द नीड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे ना तो ह्यूमन सर्वाइवल जो हो जाएगा बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे हवा भी एक रिसोर्स है, लेकिन अगर हवा को पॉल्यूट कर दिया, जैसे आज देख रहे हैं आपकी दिल्ली में AQI क्या हो गया, खराब, भयंकर खराब,
जो आदमी 50 साल जीने वाला था उसकी 10 साल उम्र कम हो गई दिल्ली में रहते रहते। ठीक है, तो दिल्ली वाले बच्चे सारे घबरा रहे होंगे। डरो नहीं, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे 2 टीचर भी उधर ही दिल्ली में है। मैं तो भोपाल में हूं, दूर दिल्ली से। ठीक, तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ, कि ह्यूमन रिसोर्सेज के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो रिसोर्स प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है ना, कि हवा जो है तो हवा को खराब कर दिया एकदम, तो उससे क्या होगा कि खराब हवा जब इंसान इनहेल करेगा तो इंसान भी खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नीड को समझना है कि फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी से कनेक्टेड पार्ट ये भी है कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा रिसोर्स का, तो रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इट मे क्रिएट दीज प्रॉब्लम्स। अगर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं हो तो ये प्रॉब्लम्स होगी। अब सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे नोट्स की सिग्निफिकेंस है। मैंने नोट्स में सिर्फ वो चीजें रखी है इंपॉर्टेंट और क्रिस्प, कि तुम एक बार पढ़ो और तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता चलते चलना चाहिए। मतलब रिवीजन भी हो रहा है और इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर तो पूरा ही समझा रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपको बोलते हैं ना कि पूरा समझने के बाद में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना है। तो पहला सवाल का जवाब ये रहा, क्वेश्चन आता है सीबीएसई में यहीं से कि व्हाई डू वी रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सर्वाइवल, व्हाई, मतलब एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो किसी भी तरह से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पूछी जाएगी ना, अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 पॉइंटर ध्यान रखना है बस, कि अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ या फिर व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं रखोगे आप तो देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करोगे तो रिसोर्सेज डिप्लीट होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एक पॉइंट आया, ठीक है। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में टेक प्लेस। अगर आप रिसोर्सेज का ध्यान नहीं दोगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स होगा। दूसरा, अगर आप रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करोगे ना, तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे कि जिनके पास है उनके पास तो बहुत हो जाएंगे और जिनके पास नहीं है तो वो बेचारे वंचित रह जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने क्या देखा कि जो शहर में वाटर डेवलपमेंट सिस्टम होता है ना, कि पानी सबके घरों तक पहुंचना चाहिए, तो अमीर लोगों ने तो क्या कर लिया, अपने घर में बोरवेल करवा ली और ये सारा सब कुछ करवा लिया, तो उनके पास में उनका पर्याप्त पानी हो गया, ठीक है, कभी भी बोरवेल चला ली, कुछ भी कर लिया और पर्याप्त पानी हो गया। लेकिन जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है उसकी दिक्कत हो गई। कैसे दिक्कत हो गई उसकी? जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी, मतलब जिनके घर में प्राइवेट सोर्स ऑफ वाटर नहीं है वो, तो वो डिपेंडेंट होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, और या फिर टैंकर आ रहा है, ये वो सारा सब कुछ होता है। तो अमीर व्यक्ति तो क्या कर रहा है कि गाड़ी भी धो रहा है, हाँ शर्मा जी, और पानी वेस्ट कर रहा है, बहा दे रहा है पूरा पानी। गरीब व्यक्ति लेकिन वही एक बाल्टी पानी को तरस जा रहा है ना। तो अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है तो होगा क्या कि कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत होगा रिसोर्स और कुछ के हाथ में नहीं होगा। और इसी कारण से सोसाइटी में आपको हैव्स और हैव नॉट्स दिखेंगे, कि कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, दे आर हैव नॉट, एंड कुछ है जिनके पास बहुत कुछ है तो दे आर हैव्स। वही जिनके पास है वो रिच कहलाने लगते हैं, जिनके पास नहीं है वो गरीब कहलाने लगते हैं, पुअर कहलाने लगते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगी कि रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक तो डिप्लीशन होगा रिसोर्स का, दूसरा क्या होगा, रिसोर्सेज विल बी एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा रिसोर्स हो जाएंगे और कुछ लोगों के हाथ में नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये एक प्रॉब्लम होगी। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये भी एक दिक्कत होगी। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब क्या है कि अगर अगर मान लो रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं किया, जैसे हवा खराब कर दी हमने, मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि हवा सिर्फ दिल्ली वालों को ही खराब लगेगी। वो हवा तो खराब हो रही तो वो यहां से उड़ के वहां जाएगी। अगर पानी खराब हो रहा है तो यहां से पानी वहां जाएगा, वाटर टेबल पूरी दुनिया का एक साथ गिरेगा। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब ऐसी समस्याएं होंगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अगर मान लो लोग ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करेंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही गर्मी लगेगी, ठीक है। वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से अमेरिका भी अफेक्ट होगा, नॉर्वे भी अफेक्ट होगा, चाइना भी अफेक्ट होगा, अफ्रीका भी अफेक्ट होगा। तो अगर हम रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो दिस विल लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब बताओ, देखो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आप 1 से 1.5 घंटा क्लास में पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, यही पढ़ के जाओ, इसके बाद और कहीं नहीं पढ़ना है। समझ आया? अबे ये एक बच्चा पूछ रहा, भैया सानिया को जानते हो? पढ़ ले, मैं मार मार के सानिया बना दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर
कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की जरूरत क्यों है, तो उसका आंसर ये है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जरूरत है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है, किया क्या डेवलपमेंट के लिए, किया क्या, है ना। ये भी तो एक सवाल है ना कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए किया क्या तुमने, ठीक है, सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास। तो फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ताकि इन सारी समस्याओं से हमें जूझना ना पड़े, हमने एक मीटिंग करी, है ना। फ्लो समझ में आ रहा है पूरा चैप्टर का। क्वेश्चन ये बनेगा, एक ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, नहीं करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब सोल्यूशन क्या है, तुमने स्टेप क्या लिया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के लिए, तो हमने एक मीटिंग करी। क्या मीटिंग करी, अर्थ समिट के नाम से एक मीटिंग करी 1992 में। अर्थ समिट की मीटिंग को रियो डी जेनेरियो की मीटिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली 1992 में क्या हुआ, 1992 में एक मीटिंग होती है अर्थ समिट के नाम से, एंड उस मीटिंग का आउटकम रहता है एजेंडा 21। मीटिंग का आउटकम रहता है एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि उस मीटिंग से जो निष्कर्ष निकल के आया, उस मीटिंग से जो आउटकम निकल के आया, वो आउटकम क्या कहलाता है, एजेंडा 21, ठीक है। उस मीटिंग से जो आउटकम निकल के आता है वो निकल के आता है एजेंडा 21, ठीक है, समझे। पेड़ काट दिए सर मीटिंग के लिए, अबे पेड़ नहीं काटे, समझो। अभी इतना समझ में आया कि हमें क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स अचीव करना था, तो उसके लिए हमने एक मीटिंग करी 1992 में। उस मीटिंग का नाम था अर्थ समिट, और ये अर्थ समिट की मीटिंग कहां होती है, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और उस मीटिंग में जब जैसे बोलते हैं ना कि अलवा मीटिंग कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग से कुछ निकल के नहीं आया, उस मीटिंग से जो आउटकम निकल के आया, उस आउटकम का नाम है एजेंडा 21, ठीक है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ था, देखो पहले मीटिंग में क्या हुआ, तो 100 से ज्यादा जो हेड ऑफ द स्टेट्स थे वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में मिलते हैं। और मिलते क्यों है, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, की ग्लोबल लेवल पे हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट कर पाए, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करेंगे, तो उस मीटिंग में उन्होंने निष्कर्ष किया, डिबेट डिस्कशन हुआ चाय पानी के अलावा भी, और उस मीटिंग में आउटकम निकल के आया एजेंडा 21, मतलब कि 21st सेंचुरी के लिए एक एजेंडा बनाया जाए जिसके थ्रू क्या अचीव करना होगा। तो दी आउटकम ऑफ दी मीटिंग दैट वाज एजेंडा 21, उस एजेंडा 21 में ये एम रखा गया कि वी शुड अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये टर्म अपने आप में समझने के लिए जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी समझेंगे। तो इस मीटिंग का आउटकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करोगे, थ्रू कॉम्बेटिंग इन्वायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी एंड डिसीजेस बाय ग्लोबल कॉपरेशन। तो तीन तीन राक्षसों को खत्म करना था। इन्वायरमेंटल डैमेज को अपने को कॉम्बेट करना है, खत्म करना है कि प्रकृति को नुकसान जो हो रहा है, गरीबी को हटाना है और बीमारियों को हटाना है। और कैसे हटाओगे, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। तो सारे ग्लोबल लीडर्स बैठे थे, जब 100 से ज्यादा देशों के लीडर्स, तो उन्होंने तय किया कि आपस में अपन दोस्ती करेंगे, और दोस्ती करके क्या करेंगे, दुनिया को बचा लेंगे। एवेंजर्स बन गए, ठीक है। वो जो अलवा मीटिंग कीजिए, वो यही अप्लाई होता, कोशिश करी, चलो अच्छी बात है कोशिश करी, लेकिन उतना इफेक्टिव रहा नहीं है चीजें। आज भी हम देख रहे हैं तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमें देखना पड़ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम जूझ रहे हैं। खैर, अगर मैं तुम्हें यहां तक समराइज करवाऊं तो इसमें क्या है, एजेंडा 21 पे क्वेश्चन आ जाता है। तो एजेंडा 21 वाज द आउटकम ऑफ अर्थ समिट, जिसके चलते इट वाज एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ, थ्रू कॉम्बेटिंग इन्वायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी एंड डिसीजेस बाय ग्लोबल कॉपरेशन। तो ये कहानी बनेगी, ठीक है, ये कहानी बनेगी, समझ गए। ऐसी कहानी बनना है और इस तरह से कहानी चलना है। तो ये हो गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो एजेंडा 21 के अंदर बात की गई, वो समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, ठीक, यहां तक समझ में आया, क्लियर हो गया। ए बता दो, अब्दुल अहाद आर्मियन, बेटा बताओ क्या समस्या है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ, तुम बताओ तो सही, मैं जो पूछ रहा हूं। शोभित भैया ही सुनाया है। अबे तुम्हें कैसे पता चला हैक है भाई, ये हैक। सनाया मल्होत्रा, पूरा नाम बता दो ना, सनाया मल्होत्रा। तुम्हें कैसे पता चला लेकिन ये? मतलब हैक निकाला लड़के ने, एक तो लड़की होना चाहिए, और दूसरा ऐसा लगना चाहिए कि कोई मॉडल वॉडल महंगी लड़की एकदम, कैसे, शनाया मल्होत्रा।
समझ गए? चलो, है ना? तो ये पूरा फ्लो है। तो अब जैसे अगर हम बात करें, एक टर्म निकल के आया कि एजेंडा 21 में हमें अचीव करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, अच्छा प्रशांत भैया ने बताया, ठीक है। तो अब सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करें, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कहानी है, ध्यान रखना। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कहानी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या बेसिकली। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस ग्रोइंग टुडे विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट और रिड्यूसिंग रिसोर्सेज नीडेड बाय द फ्यूचर जनरेशन। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से विकास करना कि हमारी आज की नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है। तो डेवलपमेंट should take in a development should take place in a way that our present needs are satisfied without compromising with the needs of future generation। ठीक है, हमारी आज की सारी जरूरतें पूरी हो जाए और भविष्य में आने वाली जो फ्यूचर नीड्स हैं वो किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो, वो किसी भी तरह से हर्ट ना हो, उस पर किसी भी तरह का वो ना हो, क्या बोल सकते हैं ना, इंपैक्ट ना पड़े। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया? जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि ग्रोइंग या फिर डेवलपमेंट इन अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स आर सेटिस्फाइड विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एजेंडा 21। तो जैसे मैंने बताया कि एजेंडा 21 वगैरह पे क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रमोट ग्लोबल मिलिट्री कोऑपरेशन, प्लान टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट वाज साइंड बाय 2001, इट फोकसेस ओनली ऑन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? बताओ। बताइए बताइए बताइए। यार देखो, बैकलॉग मत बनने दो बस। पोल में दो आंसर बेटा, पोल में सब कर लेना दुनिया की सारी चीजें, लेकिन बैकलॉग मत बनने देना। बैकलॉग बन गए बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। हम क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि एकदम फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, 45 दिन के अंदर सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, और तुम इसमें भी बैकलॉग बना लगे तो एक तो पुराने बैकलॉग का सिरदर्द, दुख, और ये नए बैकलॉग और बना के बैठ गए। चलो 3, 2, 1, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। 82% बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्या बात है, दिल खुश कर दिया, वाह यार। ठीक है, 82% बच्चों ने सही आंसर दिया। तो इट इज अ प्लान टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है एजेंडा 21? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का एक प्लान है। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं। अब देखो, हमने ये देख लिया, एक बार रिकैप करवा रहा हूं। रिसोर्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे समस्याएं होंगी, क्या डिप्लीशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, सोसाइटी हैव नॉट्स में, हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी, रिच एंड पुअर में, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे। तो हमने क्या किया उसके डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्स के? तो रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया? अर्थ समिट नाम की एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम क्या कर पाए, उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए। तो अर्थ समिट की मीटिंग में लोगों ने डिबेट डिस्कशन किया, तो आउटकम निकल के आया एजेंडा 21, जिसके तहत हमने ये प्लान किया, ये एम किया कि वी शुड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन 3 पैरामीटर्स। वो क्या क्या थे कि हमें इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, डिसीजेस को खत्म करना है। सिंपल, अभी तक जितना पढ़ा मैंने तुम्हें एक लाइन में बता दिया। अब आगे आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है अपने को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो आपके पास मतलब ऐसा कर रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज का भी काम चल जाए और आगे आने वाली जनरेशन का भी काम चल जाए। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आगे वालों के लिए भी बचा रहे कुछ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो क्वेश्चन इज कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए आपको रिसोर्सेज बचाना है, कैसे बचाओगे? है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? रिसोर्स प्लानिंग करोगे। उसके लिए आप रिसोर्स प्लानिंग करोगे, और वो रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी? ठीक है, समझ रहे हो ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना होगी। और या फिर ऐसा भी पूछा जाए कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्या है, तो ये ध्यान रखना कि रिसोर्स प्लानिंग की ये जरूरत है कि रिसोर्सेज जो है बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि, एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें ना, एक एग्जांपल देता हूं, किस चीज का एग्जांपल देता हूं? पानी का। पानी इन राजस्थान।
पहली बात तो बच्चों, राजस्थान में भी पानी है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही सूखा है, ठीक है। लोगों के गले तृप्त रहते हैं, लोग रोज नहाते हैं राजस्थान वाले, और उनके पास में पानी है, ऐसा नहीं कि तरस जाते हैं पानी को देखने के लिए। ये है लेकिन स्टेटमेंट कि इन जनरल वाटर रिसोर्सेज की वहां कमी है क्योंकि डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों, देखो कनेक्ट करना, फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए है बाबू क्योंकि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम वाटर की बात करें तो जैसे एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे अबंडेंस में पानी है, झरने ही झरने हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टेट है राजस्थान जहां पानी की कमी है। एक स्टेट है छत्तीसगढ़ जहां आपको कोयला देखने को मिलेगा कि कोल मिल रहा है, लेकिन एक स्टेट है आपको उत्तर प्रदेश, वहां पे कोल माइंस नहीं है, वहां कोयला नहीं मिलेगा, है ना। तो कहीं पे कुछ है और कहीं पे कुछ है। ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी जमीन नहीं। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है ना दोस्त, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। लेकिन जरूरत, अब पानी की जरूरत तो राजस्थान वालों को भी है, भले ही पानी कम हो वहां, है ना। तो लेकिन जरूरत तो सबको चाहिए रहती है हर चीज की, तो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है सो दैट रिसोर्सेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। रिसोर्सेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द रीजन, रिसोर्सेज सब तक पहुंच पाए, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। नीड समझ में, इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगेन क्वेश्चन बनता है, यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बस जैसे डेवलपमेंट का बताया ना कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है, वैसे ही रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है और कैसे होती है इंडिया में। तो रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेप होती है, समझ में आया यहां तक? बताओ बताओ बताओ। वैसे ही रिसोर्स प्लानिंग की भी 3 स्टेप है। एक बार पढ़ना है क्लास में, आखिरी बार पढ़ता है। वहां जाते जाते ही सूख जाता है सर पानी, तभी तो कमी होती है। चलो क्लियर है ना, वेरी गुड यार, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे, लाओ तुम्हें गुलगुलू कर दूं मैं, लल्लू मेरे, ठीक है। अब देखो क्या है, तो अब जैसे अगर अपन यहां देखें तो हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, तो इंडिया में 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग है। सवाल बहरूपिया होता है मेरे दोस्त, ठीक है, मतलब वो अलग अलग रूप में आ सकता है, तो अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे पूछ ले कि 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग क्या है, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, तो किसी भी रूप में पूछ ले आंसर तो यही जाएगा। तो 3 स्टेप क्या है कि सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या आप रिसोर्सेज को देखोगे कि कहां हो, कितना हो। तो पहली स्टेप रिसोर्स प्लानिंग की ये है कि आप आइडेंटिफाई करते हो रिसोर्सेज को, वेयर आर दी रिसोर्सेज। पहला स्टेप यही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपका इवॉल्विंग अ प्रॉपर, हाँ आइडेंटिफिकेशन में ये देखते हैं आपकी कितनी क्वालिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है, तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाया जाता है, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्स है, कहां है, किस क्वालिटी का है, तो वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिसोर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बाद में दूसरा क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज देम, दूसरा है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज देम। तो आप दूसरी चीज आप ये कर रहे हो कि आप एक प्रॉपर प्लान बना रहे हो, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो कि उन रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए, ठीक है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू यूज देम, कि रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए, है ना, कि आप कौन सी मशीन लगाओगे, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे। तो इसमें आप पूरा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लगा रहे हैं, मतलब सिंपल चीज है कि आपको एक, अगर मान लो क्या करना है, काम करना है, ठीक है, आपको एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोद के क्या करना है, वहां से जो सामान निकलेगा वो सामान अपनी फैमिली के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप आइडेंटिफाई करोगे गड्ढा कहां खोदूं, कितना गहरा खोदना है, कैसे खोदना है, ये वो है ना। तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने रिसोर्स को कि आपको ये गड्ढा खोदना है। फिर क्या है, अब आप इवॉल्व करोगे प्लानिंग स्ट्रक्चर टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, तो अब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, उसकी प्लानिंग करना है, तो अब एक पूरी प्लानिंग करोगे कि गड्ढा कैसे खोदूंगा मैं, फिर ठीक है, मशीन कौन सी लगेगी वो। तो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर में आप टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेते हैं कि हाँ कैसे काम करना है। और तीसरा क्या है कि जब आपने गड्ढा खोद लिया, वहां से जो सामान मिलना था आपको मिल गया, ठीक है, वैसे ही जैसे आपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज, अगर कोयला आपको छत्तीसगढ़ में मिल रहा तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल करना है, कोयले की जरूरत तो पूरे देश को है ना। तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान, ठीक है, मतलब अगर मान लो कोई चीज यहां मिली है तो उसकी जरूरत पूरे देश में है, तो आप कैसे पूरे देश में उस प्रोडक्ट को पहुंचाओगे, है ना।
मतलब उस रिसोर्स का डेवलपमेंट शुड मैच विद द नेशनल डेवलपमेंट, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में वो योगदान दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, दूसरा रिसोर्स की प्लानिंग करना है आपको, आप टेक्नोलॉजिकल नो हाउ निकालेंगे, क्या है कितना है कैसे निकालना है, मतलब क्या है कितना है तो आइडेंटिफिकेशन में आ गया, कैसे यूज करना है उसको, ठीक है, कैसे प्लान करना है कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करें, और तीसरा मैचिंग विद द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। ये 3 स्टेप होती है, क्लियर हुआ? 3 स्टेप रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान होता है। अब इन 3 स्टेप के हिसाब से अगर आगे बढ़े तो हमें यह तो समझ में आ गया कि रिसोर्स जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है। लेकिन इस रिसोर्स प्लानिंग के अलावा हमें यह भी समझना होगा क्या, कि आज के समय में जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, आज के समय में जैसे अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, और उस कारण से क्या होता है, उस कारण से सोशल इकोनॉमिक लेवल पे और इन्वायरमेंटल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, हमने जैसे देखा भी कि सोसाइटी में जब रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो सोसाइटी हैव्स हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी, रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स यहां पे वही बताता है कि अलार्म बज गया है कि भाई साहब जाग जाओ, क्योंकि रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, है ना, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी कंजर्वेशन के लिए जैसे आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था क्या, कि वी हैव इनफ फॉर आवर नीड्स बट नॉट फॉर आवर ग्रीड्स, मतलब हमें हमारी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त दिया है प्रकृति ने, लेकिन अगर हम लालच पे उतर आए ना तो हमारी लालच कभी पूरी नहीं होगी। तो ये आइडिया कंजर्वेशन का मतलब उसको बेसिस देता है। जैसे क्या हुआ था यहाँ पे, एक पॉइंट जो है वो मैं तुम्हें मिसिंग है जो बताता हूं, मिसिंग नहीं है, पॉइंट में लिखा हुआ है। जैसे क्या होता है ना, महात्मा गांधी ब्लेम्ड ग्रीडी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एंड ही सपोर्टेड द प्रोडक्शन बाय द मासेस रेदर देन मास प्रोडक्शन। कि पहले क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया आए ना तो देवर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, उनके पास में टेक्नोलॉजी थी। अब अगर मेरे पास में टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं अगर हाथ से मान लो क्या है कि फल तोड़ रहा था, तो 2 फल 10 फल 20 फल तोड़ूंगा, जितने मेरे हाथ हैं उतने तोड़ पाऊंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी मिल गई कि मैंने पेड़ ही काट दिया, पेड़ काट के पूरे फल एक साथ निकाल लिए एक ही बार में। तो ब्रिटिशर्स ने वही किया कि वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थे, इंडिया में आए, देखा कि यार इनके पास तो बहुत रिसोर्स है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, और उस एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या, रिसोर्सेज का ओवर यूज हुआ, जिससे सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आई। अब ये सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के कारण क्या हुआ, इन प्रॉब्लम्स के चलते आपको देखने को मिला कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ, और इसीलिए हमें कंजर्वेशन की नीड जागी कि हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। ठीक है, इसीलिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। लेकिन अब कंजर्वेशन का आइडिया जो है तो महात्मा गांधी ने जो दिया है वो ये है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ऐसे हो कि मास प्रोडक्शन ना हो, कि खूब सारा प्रोड्यूस मत करो। ठीक है, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मासेस, जनता अपनी जरूरत के हिसाब से खुद प्रोड्यूस करे। और महात्मा गांधी के यही कंजर्वेशन के आइडिया को जैसे आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया। तो क्लब ऑफ रोम, ठीक है, तो क्लब ऑफ रोम एक ग्रुप था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंजर्वेशन के महात्मा गांधी के इस आइडिया को पहली बार ग्लोबल लेवल पे डिस्कस किया। ठीक है, समेचर की रिपोर्ट जो आई थी 1974 में, उनमें उसमें उन्हें स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया, गांधीयन आइडिया को हाईलाइट किया। ब्रटलैंड रिपोर्ट की जो कमीशन आई, ये ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है ना, ये इसकी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। ठीक है, तो ब्रटलैंड रिपोर्ट कमीशन, जो ब्रटलैंड कमीशन था उसकी रिपोर्ट में दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया अर्थ समिट में कंक्रीट हुआ। ठीक है, अर्थ समिट में उस आइडिया को क्या किया गया, एक तरह से फाइनलाइज किया गया। ठीक है, तो ये एक मेजर स्टेप थी टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि हमें समझ में आया कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं सारे डेटा यहां पे शॉर्ट में क्यों लिख दिए, अगर इनकेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, थ्योरी पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्या है और कैसे की जाती है इंडिया में, ध्यान रहेगा। बताओ बताओ, नोट्स बनाए या प्रिंट आउट निकलवाना है? प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, है ना। क्लियर हुआ? चलो भाई, अगर भूल जाए तो कैसे रिवाइज करें मेरे लाल, कुछ नहीं भूलना है। तुम अगर ये एरो एरो के साथ भी खेलोगे ना कि नीड ये रही, हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, ऐसे, ठीक है, ये उसका फ्लो चार्ट हो गया। अगला टॉपिक ये है, तो मैंने सब एरो के साथ बनाया कि एक फ्लो रहेगा रिवाइज करते समय। ठीक है, आ जाओ।
अब जैसे अगर अपन देखें तो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, उसकी कंजर्वेशन, ये सब समझ लिया। अब दो रिसोर्स के बारे में आपको बताया गया है इस चैप्टर में। एक रिसोर्स है आपका लैंड और दूसरा रिसोर्स है आपकी सॉइल। तो लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। लैंड रिसोर्स है क्या हमारे लिए, बताओ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, हाउ लैंड कैन बी अ रिसोर्स फॉर अस? लैंड हमारे लिए रिसोर्स कैसे है, बताओ जरा, क्या लगता है तुम्हें? लैंड हमारे लिए रिसोर्स कैसे है, बताओ। वाई डू यू थिंक कि लैंड इज अ रिसोर्स फॉर अस? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लैंड हमारे लिए रिसोर्स है, बताइए। वाई डू यू गाइस थिंक कि लैंड हमारे लिए रिसोर्स है? बोलो। पोल आएगा ना बेटा, अभी पोल का रिजल्ट भी बताऊंगा। सरफेस एरिया देती है। ज्यादा मैथ्स पढ़ रहे हो क्या? जनरेट इनकम बाय एग्रीकल्चर बिकॉज लैंड इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, फिर सॉइल में क्या करते हो? आपने कहा तो होगी ही ना सर, क्योंकि ये पैसे से बिकती है। वाह वाह वाह, ये सतरंगी आंसर आ रहे हैं, सतरंगी। लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लैंड। अच्छा, प्रोडक्शन एग्रो मटेरियल, ओके। ऑल और एक्टिविटीज टेक्स प्लेस ऑन लैंड, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्रॉप, खेती 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 लिख रहे हैं। अगर जमीन नहीं होती ना, खड़े कहां होते ये बताओ? पंछी बनू, उड़ता फिरू मस्त गगन में। उड़ तो सकते नहीं हो तुम, और ऐसा भी नहीं कि तुम एक्वामैन हो कि पानी के अंदर रह लेते हैं। जमीन जो है, तो जमीन आधार है भाई साहब। अगर धरती ना होती, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है, अगर जमीन नहीं होती ना तो इंसान का सर्वाइवल कठिन हो जाता। तो लैंड गिव्स यू दी बेस, ठीक है, उसी के ऊपर सारी चीजें होती है। तो बेसिकली लैंड क्या है कि इन जनरल जो जमीन है, ठीक है, तो इंडिया इज अ वेरिड रिलीफ फीचर विद डिफरेंट यूजेस, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन। तो जैसे लैंड जो है, तो लैंड अलग अलग तरह से आपको देखने को मिल जाएगी कि लैंड पे ही माउंटेन है तो वो लैंड का हिस्सा इज माउंटेन। लैंड पे ही प्लेटू है, ठीक है, प्लेटू बने हुए। प्लेटू क्या होता है पता है ना, ज्योग्राफी में 9th में पढ़ा था। 9th ही नहीं पढ़े सारा बच्चे से बस। तो जैसे जो मेन जो सरफेस एरिया उससे उठा हुआ और फ्लैट एरिया जो रहता है, तो इसको प्लेटू कहा जाता है। तो जैसे डेक्कन प्लेटू वगैरह है, तो प्लेटू भी क्या है, लैंड का ही पार्ट है। और वही लैंड आपको प्लेन एरिया में भी देखने को मिलेगी। तो अब देखो, माउंटेन से आपको रिवर्स वगैरह मिल रही है, प्लेन एरिया पे आप खेती वगैरह कर रहे हो, प्लेटू पे आपके मिनरल्स मिल रहे हैं। तो लैंड इंडिया में वेरिड टाइप ऑफ लैंड है, प्लेन्स है, प्लेटू है, सब कुछ है। और ये जो अलग अलग प्रकार की जमीन है, ये अलग अलग प्रकार की जमीन का अपने आप में एक महत्व है, ठीक है, अपने आप में एक महत्व है कि जमीन जो अलग अलग प्रकार की जमीन है, इसके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। तो अब इंडिया में लैंड यूज कैसे होता है वो समझेंगे, और उसके पहले ये देखेंगे कि लैंड का यूटिलाइजेशन। देखो एरो ऐसे चल रहे हैं ना, तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि लैंड पे ही प्लेटू है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है। प्लेन्स की अपनी सिग्निफिकेंस, माउंटेन्स की अपनी, प्लेटू की अपनी। तो जैसे क्या होता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे अब ये पूछ लिया कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड इज अंडर विच रिलीफ फीचर, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि माउंटेन्स, सॉरी, प्लेन्स जो है 43% प्लेन्स है। तो ऐसे सवाल लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। मैं बोलता हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान है, उसमें कुछ रटना नहीं है तुम्हें, उसमें लॉजिक लगाना है। तो वो लॉजिक लगाना है ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो, ठीक है। अब बात आती है क्या कि लैंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे आपके पास में 1 2 3 4 5 पॉइंटर हैं। तो लैंड के यूटिलाइजेशन के अलग अलग तरीके हैं। तो जो टोटल लैंड है, मान लो जैसे ये टोटल लैंड है, तो इस टोटल लैंड में से कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो जंगल होगा, है ना, जंगल ही जंगल है जहां पे, तो अपन बोल सकते हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है एज अ फॉरेस्ट। क्लियर है, समझना चलना। तो लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो लैंड का एक मेजर हिस्सा जो है एज अ फॉरेस्ट यूज होता है, लैंड यूटिलाइजेशन हो गया। फिर उस जमीन का कुछ हिस्सा हो सकता है ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा उस जमीन का कुछ हिस्सा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसा जमीन जो जंगल तो नहीं है जिसपे, लेकिन जिसपे खेती भी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि या तो वो बैरन लैंड होगी, मतलब या तो वो बंजर जमीन होगी, या तो वहां पे रोड्स बन गए। तो अब रोड्स बन गए तो वो रोड के अंदर गड्ढा करके खेती करोगे क्या? नहीं ना। तो कुछ हिस्सा बैरन लैंड है, कुछ हिस्से पे रोड्स बन चुका है, फैक्ट्रीज बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, मॉल बन चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आज मैं जहां खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे एक समय पे खेत हुआ करता था, आज से 30 साल पहले, ठीक। लेकिन आज क्या है, आज जो हमारी कॉलोनी के बिल्डर थे उन्होंने क्या करा, उनके खेत को कॉलोनी में काट दिया, कॉलोनी में काट के उन्होंने घर बना दिया और लोग रह रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे कि लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन में जो
खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो उस पर हो ही नहीं सकती, बंजर जमीन है, बैरन लैंड, या फिर रोड्स बन गए, फैक्ट्रीज बन गए, कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक, तो लैंड का दूसरा यूटिलाइजेशन ये हो गया। अब लैंड का तीसरा यूटिलाइजेशन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि खेती की जा सकती है लेकिन वहां पे क्या है, दूसरा काम हो रहा है। जैसे पैस्च्योर लैंड होगी, वो वहां पे जानवर ग्रेज करते होंगे। ठीक है, जानवर का भी तो कुछ ध्यान रखो भाई, इंसान जानवर ही बने जा रहा है। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब कि उस पर खेती नहीं हो रही, की जा सकती लेकिन कुछ और हो रहा है। कुछ और हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर रोड होते तो वो तो फिर इस कैटेगरी में जाता, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में। लेकिन वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि वो पैस्च्योर लैंड है, वहां पे खेती की जमीन नहीं है, वो जानवरों के ग्रेज करने के लिए, घास खाने के लिए भैंस की। ठीक है, अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, या फिर वहां पे क्या है, वो फॉरेस्ट भी नहीं है, फॉरेस्ट होता तो फॉरेस्ट की कैटेगरी में। मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स है, मतलब जैसे एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर 4 पेड़ इधर लगे, 4 पेड़ उधर लगे, ऐसे 2-2 4-4 पेड़ लगा दिए, इधर उधर पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हो गया, उसके अंदर आपको पैस्च्योर लैंड हो गया, अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स आपको देखने को मिल गया। ठीक है, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। या फिर वो क्या है, या फिर वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब क्या है कि उस पर खेती हो सकती है, अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब क्या है कि जिसपे खेती हो सकती है। सब मैंने डेफिनेशन में आगे डिफाइन करे, जैसे चैप्टर 1 और 2 में, मतलब 2 चैप्टर जो भी पढ़ा है उसमें बताया था ना, तो डेफिनेशन का लोड मत लेना, अबे हट जा। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब ये है कि वो जमीन पे खेती की जा सकती है लेकिन उसको खाली छोड़ दिया है। और कितना समय, 5 साल से ज्यादा, 5 years प्लस। अगर किसी जमीन को 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया जाता है तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाती है। ठीक है, तो उस जमीन को क्या कहा जाता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। क्लियर? अगर किसी जमीन को 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। लैंड तो धीरे धीरे कम होते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में इंसान कहां रहेगा, एक इंसान दूसरे इंसान के सिर पे रहेगा। अबे फ्लैट बन रहे हैं ना अब इसीलिए तो फ्लैट बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो ये तो एक चीज है, आगे पढ़ेंगे कि लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स। आप ऐसा नहीं कि मंत्र मारोगे जमीन बड़ी हो जाएगी, जमीन उतनी ही रहना है ना। लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स। ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे बाबू। पानी के नीचे जमीन है, यह बात भी सही है, तो अगर जमीन नहीं होती तो पानी भी नहीं होता, पाताल में चले जाता ना पानी। वो पाताल में तो गर्मी है, वो कढ़ाई चल रही ना वहां पे, एक जो बच्चे अच्छे से नहीं पड़ेगा उसी कढ़ाई में डाले जाओगे बेटा, तो वो कढ़ाई में जाता पानी, तो पानी सब गैस बन जाता। यहां तक समझ में आया? टाइम टेबल नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, अभी तुम्हारे टाइम टेबल की सेटिंग बनाता हूं मैं। यार भुवन, 10वीं क्लास के बच्चे तुमसे बहुत नाराज है, तुमने टाइम टेबल भी नहीं डाला, ये बोल रहे हैं कि टाइम टेबल भी नहीं दिख रहा है अगले हफ्ते का। तो टाइम टेबल और डाल दो, और ये वाला नोट्स वाला एक बार चेक करता हूं मैं। ठीक है, टाइम टेबल, टाइम टेबल सिंपल है, तुम्हें हर संडे टाइम टेबल मिल जाया करेगा। तो उस टाइम टेबल में तुम क्या करोगे, सेक्शन देख लिया करो कि साइंस की 4 क्लास कौन सी होनी, मैथ्स की कौन सी होनी, एसएसटी की कौन सी होनी। चलो, राधिका की मम्मी का नाम बता दूं क्या? किसी को बताना मत, राधिका की मम्मी। चलो, तो ये अपन ने समझ लिया कि हाँ, टोटल लैंड थी तो कुछ फॉरेस्ट है, कुछ लैंड फॉर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कहलाएगी, जिसमें वो पैस्चर लैंड हो सकती है, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स हो सकती है, कल्चरल वेस्ट लैंड हो सकती है। अब बात करते हैं कल्टीवेबल लैंड पे, जिन पे खेती हो रही है, तो उसमें भी क्या है ना, फेलो लैंड एक होती है। फेलो लैंड मतलब कि वो जमीन जिसको खाली छोड़ा जा रहा है। अगर मान लो 1 से 4 साल के 1 से 5 साल के अंदर खाली छोड़ा है तो ये अदर देन करंट फेलो है, और अगर 1 साल के लिए ही खाली छोड़ा गया, 1 साल से कम, तो वो करंट फेलो होती है। फेलो लैंड मतलब खाली छोड़ देना। तो फेलो लैंड में भी 2 टाइप होते हैं, एक करंट फेलो मतलब जो 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ी गई है, और जो 1 साल से 5 साल के बीच के लिए खाली छोड़ी गई है उसको अदर देन करंट फेलो। अगर 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दी तो क्या बोलेंगे बताओ जरा चैट में। 5 साल से अगर ज्यादा खाली छोड़ दी तो उसको क्या बोलेंगे चैट में बताओ। और एक और यूटिलाइजेशन फिर है लैंड का, और वो लैंड का एक और यूटिलाइजेशन क्या है, नेट सोन एरिया। मतलब
नेट सोन एरिया इन द सेंस कि वो लैंड जिसपे कम से कम एक बार खेती की गई है, अगर खाली छोड़ी गई है कम से कम 1 साल से कम के लिए, तो वो तो फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड में आ ही जाएगा। लेकिन अगर एक बार भी खेती कर दी ना उस जमीन पे, तो वो नेट सोन एरिया पे आ जाएगा, मतलब खेती वाली जमीन, नेट सोन एरिया। तो ये लैंड का यूटिलाइजेशन है, लैंड इस तरह से यूटिलाइज हो रही है। लैंड यूटिलाइजेशन समझ में आया? इन जनरल ये कहीं भी, चाहे अमेरिका की जमीन हो, चाहे इंडिया की जमीन हो, चाहे चाइना की जमीन हो, हर जगह जमीन का यूटिलाइजेशन ऐसे ही होता है, या तो फॉरेस्ट होगा, या तो वो अवेलेबल नहीं होगी कल्टीवेशन के लिए, या फिर अनकल्टिवेटेड लैंड होगी, या फिर क्या होगी, फैलो लैंड होगी, या फिर नेट सोन एरिया होगा। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। WPP दूंगा ना आखिरी में। 5 साल से ज्यादा, अगर ये एक बच्चा क्या लिख रहा है, वेरी वेस्टलैंड, अबे पिट जाएगा, वेरी वेस्टलैंड नहीं, अगर 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ी तो उसको कल्चरलेबल वेस्टलैंड बोलेंगे ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है, मतलब इंडिया में लैंड का यूज कैसे हो रहा है ना। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है, तो देखो लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फैक्टर कि कहां की जमीन है। माउंटेन की जमीन है तो उसमें आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां सिर्फ ट्रैकिंग होती है, ठीक है। लेकिन प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया पे खेती भी होती है, फैक्ट्री भी लगती है, घर भी बनते हैं, ठीक है। तो लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा है वो डिपेंड करेगा, वहां आप मतलब फिजिकल फैक्टर्स को देखोगे, वहां का क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, ह्यूमन फैक्टर, वहां पॉपुलेशन कितनी है, कल्चर क्या है, ये वो सारी चीजें। तो जैसे अगर आप देखें इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन पूरे लैंड का कैसा इस्तेमाल हो रहा है उसका डेटा हमारे पास है नहीं। 93% लैंड का ही डेटा है, क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, कुछ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वो रिपोर्ट नहीं हुआ वो एरिया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, तो उतने पार्ट का एरिया रिपोर्ट नहीं होगा, वो क्या कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, उस पार्ट में बम बना रहे हो, है ना। तो जो एरिया हमारे पास नहीं है, उस एरिया का हमारे पास डेटा नहीं है, और कुछ कुछ एरिया रिपोर्ट नहीं हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल रीजन से, तो वहां पे आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए कि हाँ जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। बाकी 93% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द इंडिया जो है उसका डेटा है हमारे पास में। उस डेटा के हिसाब से जैसे अगर अपन देखें तो ये इंडिया का लैंड यूज पैटर्न है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदला भी है, ठीक है। तो इंडिया में जैसे नेट सोन एरिया देखेंगे तो 54% ऑफ रिपोर्टिंग एरिया, ठीक है। अब ये नेट सोन एरिया मतलब कि खेती हो रही है, तो खेती का एरिया पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है, कि पंजाब और हरियाणा में टोटल एरिया में से ज्यादा एरिया खेती का है, 80% से के लगभग। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और आंध्र प्रदेश, अंडमान वगैरह जो है, ठीक है। तो इन स्टेट्स में नेट सोन एरिया कम है। तो वो बता रहा है कि इंडिया का लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है, कि इंडिया में नेट सोन एरिया कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो फॉरेस्ट एरिया इंडिया में 23% है आउट ऑफ द टोटल एरिया, जबकि होना कितना चाहिए, डिजायर्ड जो है वो 33% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ग्रेजिंग एरिया जो है तो धीरे से डिक्लाइन हो गया इंडिया में अब, क्यों, क्योंकि जानवर ही नहीं बचे, इंसानी जानवर बन गए, ठीक है। तो ग्रेजिंग एरिया इंडिया में डिक्लाइन हो गया है टोटल एरिया में से। तो ऐसे इंडिया का लैंड यूज कैसा हुआ वो एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। अगर हम ये पूरा पढ़े तो लैंड यूटिलाइजेशन पे जरूर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन के अलग अलग मैंने टाइप बता दिया आपको। क्लियर है लैंड यूटिलाइजेशन वाला? बताओ जल्दी बताओ। हाँ रिप्लाई करूंगा बेटा, पहले तुम ये तो बता दो। नोट्स डाउनलोड हो जाते ना? ठंड नहीं लग रही? अरे चलो जाओ, ऐसी ठंड क्या ठंड अंदर क्या होता है ना, अंदर लाइट चलते हैं, तो इन लाइट्स में गर्मी उत्पन्न होती है। नेट सोन एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। तो मतलब जैसे क्या है ना कि एक जमीन का टुकड़ा अगर उस पर खेती नहीं हो रही तो वो तो फैलो लैंड में चले जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बार भी खेती कर दी तो जितने एरिया पे खेती करी उसको नेट सोन एरिया का पार्ट माना जाता है, ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है नई बुक में, वो समझा दे रहा हूं मैं। पेन किधर चलेगी, जेब में। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस, रुकना है, नेट सोन एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन ट्वाइस इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड, अबे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है ना, जिस जमीन पे एक बार खेती की गई है वो तो नेट सोन एरिया कहलाई गई कि कम से कम एक बार खेती की गई है, नेट सोन एरिया हो गया। लेकिन
कभी कभी क्या होता है, जैसे चलो एक एक्सरसाइज करते आओ। कैसी एक्सरसाइज करेंगे सर, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अरे यार पेज कहां से ऐड होगा, ये तो जूम कर दिया तुमने, ये ऐड हो गया। हाँ देखो, ये जमीन है। अब इस जमीन में से क्या किया, ये अगर मान लो 10 एकर्स ऑफ लैंड है, और 10 एकर्स ऑफ लैंड में से आपने क्या किया, 7 एकर्स जो है इस पे एक बार खेती कर दी, जब बारिश होती है खारिफ की एक फसल लगा दी, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 7 एकर्स ऑफ नेट सोन एरिया, है ना, नेट सोन एरिया कहलाएगा कि आपने एक बार खेती कर दी, फसल काट ली। लेकिन फिर क्या था ना, आपके पास एक ट्यूबवेल था, तो जिसमें ट्यूबवेल में से आप क्या कर सकते हो, जिस ट्यूबवेल में से आप पानी दे सकते हो फसल को। तो ये फसल कट गई, फसल कटने के बाद में आपने क्या करा, सारे खेत साफ हो गया। फिर आपने क्या सोचा कि आपका ये जो 2 एकड़ का इतना इतना बड़ा खेत है ना, 2 एकर्स का जो खेत है, तो इसमें आप एक बार फिर फसल लगा लेते हो। ठीक है, आपने तरबूज की फसल लगा ली मान लो, ठीक है, पानी था आपके पास गर्मियों में, तो आपने तरबूज लगा लिया। तो अब क्या होगा ना, ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब होता है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें ग्रॉस क्रॉप एरिया समझा रहा हूं। हाँ, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस प्लस एरिया सोन ट्वाइस या मोर देन वंस, है ना, ट्वाइस कह लो या फिर मोर देन वंस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि 7 एकड़ में तो आपने एक बार पूरी खेती कर ली थी। ठीक है, टोटल एरिया 10 एकड़ का था, लेकिन नेट सोन एरिया अपन 7 को ही बोलेंगे क्योंकि 7 पे खेती हुई। 3 एकड़ तो आपका क्या हो गया, करंट फैलो लैंड हो गया। ठीक है, और लेकिन आपने 2 एकड़ पे एक बार फिर खेती करी। तो अब मुझे बताओ ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना होगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना होगा, कितने बच्चे बताएंगे चैट में, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हुआ, ए बता दे लाला, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना होगा। एक बच्चा नहीं बता पा रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ। एनएसए में 1 ईयर में 1 टाइम ही होता है। हाँ, तो टोटल नेटसोन एरिया मतलब एक बार भी खेती कर ली तो नेटसोन एरिया का पार्ट हो गया। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स खेती कर रहे हो तो वो नेटसोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस या फिर एरिया सोन ट्वाइस, कभी कभी थ्राइस भी होती, 3 फसल भी होती कभी कभी। देख देख गधे बच्चे हैं, 7 एकड़ का पहले था और 2 एकड़ का बाद में, तो 7 और 2 9 होता है ना, 12 कहां से लगा रहे हो गणित। अरे ग्रॉस क्रॉप एरिया में नेट सोन एरिया, तो नेट सोन एरिया 7 एकड़ था, 7 प्लस एरिया सोन मोर देन वंस या ट्वाइस, तो 2 एकड़ को 2 बार आपने कर दिया, मतलब 2 एकड़ पे आपने क्या करा, एक बार फिर खेती कर ली, तो 7 और 2 9। 99 जो लिख रहा है ना, सुन मेरी बात ऐसा मारूंगा चमगादड़ बना दूंगा। समझ में आया, गणित से थोड़ा सा कमजोर हो गया गणित में मेरी तरह ये तो सिंपल था ना, लेकिन ठीक है। चलो ये ध्यान रखना। आ जाओ, तो अपन ने लैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, लैंड का यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया पढ़ लिया अपन ने सारे लैंड यूटिलाइजेशन के पैरामीटर समझ लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि लैंड है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो रही है। लैंड जो हो रही है डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि देखो लैंड कितनी एसेंशियल है, एसेंशियल है हमारे लिए, हमारा खाना, हमारा छत मतलब हमारा घर, ठीक है, हमारे कपड़े भी जमीन पे तो बनते फैक्ट्री में, ठीक है, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लैंड, ठीक है, हर चीज जो है जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसको जमीन को बचाए रखना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर इसको आज नहीं बचाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर जनरेशन पंख लग के पैदा होगी कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो आपको कुछ सोचना होगा, समझना होगा ना। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जमीन बचना चाहिए। बट दी कह सकते हैं ना, बैड थिंग इज कि लैंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होते जा रही है, खराब होते जा रही है, विनाश की तरफ जा रही है जमीन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जमीन का नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, कैसे है, वो समझते हैं। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें हम, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है? देखो, लैंड डिग्रेडेशन इज बेसिकली जमीन की क्वालिटी का डेटोरिएट होना, खत्म होना। और उसके पीछे के कारण क्या है? तो उसके पीछे के सारे कारण यहाँ है। मैं एक तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल से तुम्हें टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। मेरा सर दर्द हो रहा है, ओ बाप रे, ठीक है, तो सर दर्द हो रहा है तो उसके कारण क्या है कि मान लो मैंने नींद पूरी नहीं करी, ठीक है, तो सर दर्द है, लैंड डिग्रेडेशन। कारण क्या है? जैसे नींद पूरी नहीं करी, तो जैसे मान लो कारण क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है पेड़ काटने के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अगर मेरा कारण मुझे पता चल गया कि मैंने नींद पूरी नहीं करी तो मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उसका समाधान क्या है? नींद पूरी करो, है ना, नींद पूरी करो भाई, सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन का कारण अगर क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का कारण अगर डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ काटने से, तो उसका सोल्यूशन है अफॉरेस्टेशन, है ना। मजा आया? तो सिंपल है कि लैंड डिग्रेडेशन के जो कॉजेज है उसी का अपोजिट उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण। जानवर जो है ना, जानवर को जानवर इसलिए तो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं सोचते, ठीक है, बस चल रहा है उनका सिस्टम कि उनने जमीन में से घास तोड़ी और खा गए। मिट्टी जो है लूज हो जाती है, मिट्टी लूज हो जाती है, हवा पानी के थ्रू बह जाती है, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग, जानवरों की ग्रेजिंग के कारण भी जमीन खराब होती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल करो, ठीक है। माइनिंग एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो आपको क्या करना होगा? आपको जैसे अगर आप देखेंगे माइनिंग को रेगुलेट करना होगा, ठीक है। ओवर इरिगेशन एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, कि यहां पे लिख देते हैं ओवर इरिगेशन है तो क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल ओवर इरिगेशन, इरिगेशन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह, स्प्रिंकलर्स वगैरह, ये सारी चीजें चलाई जाए, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का, फॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग का कंट्रोल हो गया, ओवर ग्रेजिंग का, माइनिंग का, आप माइनिंग को रेगुलेट करो, ओवर इरिगेशन का आप इरिगेशन को कंट्रोल करो। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है तो उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, ठीक है। डस्ट पोल्यूशन और वाटर लॉगिंग वगैरह जो है तो वो वेस्टलैंड वगैरह उसको रिक्लेम करा जाओ। तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज और उसके जो कंजर्वेशन मेजर्स है वो जुड़े हुए हैं, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है ना कि कहां पे किस कारण से लैंड डिग्रेड हो रही है। तो जैसे अगर आप मान रहे हैं क्या, जैसे अगर आप देख रहे हो कि ओवर ग्रेजिंग, तो राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी रहती है जिनके पास जानवर है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे आप बंजारास वगैरह को देखेंगे तो वो जानवरों के साथ रहते हैं अधिकतर, तो वो जानवर खाने के लिए ग्रेजिंग तो करेंगे ना। तो जब जानवर खाने के लिए ग्रेजिंग करेंगे तो वहां की जमीन ओवर ग्रेजिंग के कारण डिग्रेड होगी। तो ओवर इरिगेशन हो रहा है राजस्थान और गुजरात वाले एरियाज में, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं। इस थॉट के साथ में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस चैप्टर के इस टॉपिक में मैं हाईलाइट करते चल रहा हूं, ये वाला जो है ना, तो स्टार लगा दिया, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। आज बता रहा हूं बेटा, 7 मार्च को पेपर दोगे, है ना। आज बता रहा हूं मैं तुम्हें कि ये एमसीक्यू पक्का आएगा यहां से, एक आधा, 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो वो ध्यान रखना है बस कि 1-2 नंबर का एमसीक्यू आना है, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा कि जैसे ऐसा दे दिया कि राजस्थान और गुजरात, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉमन इन राजस्थान एंड गुजरात ड्यू टू विच रीजन। ऑप्शन दे देंगे 4-5, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन। तो आपको पता करना है कि ओवर ग्रेजिंग के कारण क्यों, क्योंकि यहाँ जानवर वगैरह है। वैसे ही जैसे झारखंड, ओडिशा, ये वो स्टेट्स है जहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो माइनिंग के कारण इन स्टेट्स में क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर इरिगेशन, अब खेती हो रही है पंजाब हरियाणा में, तो पंजाब हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है? ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन कॉज है, लेकिन कहां है? तो पंजाब हरियाणा, क्योंकि वहां खेती हो रही है। समझ गए ना? कितने बच्चे समझ गए? श्रेया पटेल, मैं तुम्हारे पापा को फोन लगा दूंगा बेटा। आई लव यू आदर्श लिख रही हो चैट में, बताओ मैं तुम्हें क्लियर हो गया? आएगा, देखो जिनके ब्रह्मास्त्र, मेजोरिटी बच्चों के पहुंच गए। और अभी सुनो मेरी बात, 15 तारीख को ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, 15 तारीख को ब्रह्मास्त्र चलाना है तुम्हें पहला। तब तक तो पढ़ लो ना अभी चुपचाप, 15 तारीख तक सबका पहुंच जाएगा, ठीक है। लाइट इज नॉट प्रोवाइडिंग हीट, मोर एवर यू आर हॉट। अब साइंस के क्वेश्चन यहां क्या पूछ रहे हो, है? चलो आगे बढ़े, मजा आ गया।
तो ये लैंड हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, देखो ये आया भी, कब आया, 2023 का क्वेश्चन है। मेंशन द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है बताओ? ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग, बताओ 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 बताओ। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं मैं तुम्हें, आओ पिछले वाले क्वेश्चन का। पिछले वाले क्वेश्चन में जो विजेता थे अनुभव द्विवेदी, और एक दूसरे नंबर पर जो बच्चा आया उसने उसका नाम रखा है तेरा घर चले जाएगा ठीक है। नीरज, किरण कुमार, सूरज वर्मा, उत्कर्ष, रितेश, ऐशानी, समीर, अयान, नीतीश, ये सारे बच्चे जो हैं ये लीडर बोर्ड पे, तालियां बजा दो इनके लिए। पहले वाले क्वेश्चन में इन सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था। इसका राइट आंसर क्या है सेकंड वाले का? यस, मेनी ऑफ यू आर गेसिंग इट राइट। ठीक है, ये स्टेट जो है जैसे अपने देखा झारखंड, छत्तीसगढ़, मैंने सारा कंटेंट क्रिस्प एकदम सॉलिड सुपर तरीके से प्यार से कंप्रेस करके वहां डाला जो जो इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स मेरी एक साल की मेहनत है, पूरा एक साल लगा था बारीकी से नोट्स बनाने में, कि ऐसे बनाओ कि जितना इंपॉर्टेंट है उतना डालो, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ते चलो। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है उसको डालो, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ते चलो। तो जैसे ये देखोगे तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट सब कुछ है। इसका राइट आंसर माइनिंग है। और ठीक है, चलो अब अपन ने लैंड एज ए रिसोर्स तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है बताओ? लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चे, बता दो जल्दी से। और कितनी देर क्लास चलेगी? जब तक चैप्टर रहेगा तब तक क्लास चलेगी, मतलब हो जाएगी ना, बस लास्ट टॉपिक है अपना, फिर उसके बाद में क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, होमवर्क क्वेश्चन। सोल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, तुम एक बार सोल्यूशन चेक करना। लैंड और सॉइल में डिफरेंस बताओ, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं सोल्यूशन। जैसे होमवर्क क्वेश्चन डेली जाता है ना, डेली होमवर्क क्वेश्चन का वो रहता है सोल्यूशन। अगेन एक बार फिर से, पहले मैं देख लें तो जरा, मैं दिखाता हूं फिर मेरा लोल हो जाता है। अब है मेरे सामने, आओ, कहां गए अब है, ये रहे सोशल की क्लास, ये रही। हाँ देखो बाबू, ये सोशल के उसमें जाओगे, ये होमवर्क के उसमें जाओगे, तो ये होमवर्क के उसमें तुम्हें पीडीएफ में दिख रहा है, ये डेवलपमेंट चैप्टर का वो हो गया। अभी भी इसमें अगेन पावर शेयरिंग का नहीं है, पावर शेयरिंग का मैं देखता हूँ क्यों नहीं दिख रहा, मेरे साथ ही हिट क्यों हो रही है। ठीक है, सोशल साइंस में जाओगे तो ये वीडियो पीडीएफ, तो ये क्लास के नोट्स और वो ये हो गया। ठीक है, तो ये होमवर्क के होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशंस इसमें मिलते रहेंगे तुम्हें, होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशंस इसमें मिलते रहेंगे। जैसे ये सोल्यूशन आ गया डेवलपमेंट का, है ना, ये डेवलपमेंट का सोल्यूशन ये आ गया। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो फिर। ठीक है, क्लियर है? नीचे नीचे एक टाइल बनी हुई है अलग से। अब आज जो होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे इसका सोल्यूशन तुम्हें कल मिलेगा, तुम अपने से पहले होमवर्क करना तो सही सॉल्व। फोन बेटा बहुत चार्ज है, 33%। लैंड इज जमीन, सॉइल इज मिट्टी, वाह 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 वाह। लैंड इज जमीन, सॉइल इज मिट्टी। हाँ, तो मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट यू पीपल आर गिविंग राइट आंसर। देखो लैंड क्या है ना, लैंड पूरा ये हिस्सा, तो पहाड़, प्लेटू, प्लेन सब लैंड है। और उस पूरी लैंड का एक सेगमेंट जो है वो क्या कहलाता है, उस पूरी लैंड का एक सेगमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वो सॉइल कहलाता है। वो एक सेगमेंट क्या है, जो टॉप लेयर ऑफ द लैंड रहती है ना, जो टॉप लेयर ऑफ द लैंड जो होती है, वो टॉप लेयर ऑफ द लैंड इज नोन एज सॉइल। ठीक है, टॉप लेयर ऑफ द लैंड जो है इट इज नोन एज सॉइल। टॉप लेयर ऑफ द लैंड को आप क्या कहोगे, सॉइल कहोगे। समझ गए? टॉप लेयर ऑफ द लैंड इज नोन एज सॉइल। क्लियर? टॉप लेयर ऑफ द लैंड इज नोन एज सॉइल, अपर लेयर ऑफ द लैंड इज नोन एज, हाँ।
तो अब अगर हम जैसे लैंड एज अ रिसोर्स समझ चुके हैं, लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड के कंजर्वेशन के क्या मेजर्स है वो सब कुछ समझ लिया, तो सॉइल एज अ रिसोर्स समझते हैं। तो सॉइल क्या है ना, सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। और रिन्यूएबल कैसा है कि सॉइल क्या है ना, हमसे ही तो मिट्टी बनती है, मिट्टी का ये शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, वैसी वैसी कुछ पोम पढ़ी थी ना अपने बचपन में, तो मिट्टी में ही तो मिल जाना है, वैसा कहते हैं ना घर वाले। तो वो हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कह रहे हैं सॉइल को, क्योंकि सॉइल अपने आप को बनाती रहती है, बिगाड़ती रहती है। सॉइल बनती है, ह्यूमस जो रहता है उससे सॉइल डेटोरिएट होती है, डिग्रेड होती है, टूटती है, और वही सॉइल फिर क्या है, हवा पानी के थ्रू उड़ के जाती है, बह के जाती है, कहीं और सेटल होती है। तो वो लैंड जो है वो बनती बिगड़ती रहती है, ठीक है, वो लैंड जो है बनती बिगड़ती रहती है। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराते हैं। तो रिलीफ फीचर कैसा है किसी भी जमीन का, मतलब वहां पे पहाड़ है, प्लेटू है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा वहां मिट्टी कैसी है, ठीक है। पेरेंट रॉक दिखती बात है ना, जैसे पापा मम्मी होंगे वैसे ही बच्चे पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं पड़ोसी की तरह दिखेंगे। तो पेरेंट रॉक मतलब नीचे जो रॉक है वैसी ही रॉक जो है वो ऊपर दिखेगी, ठीक है, वैसे ही रॉक ऊपर, मतलब नीचे जो रॉक है वैसी ही सॉइल ऊपर बनेगी। वहां क्लाइमेट कैसा है, वहां वेजिटेशन कैसा है, तो ये सारे फैक्टर जो है इस सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उस हिसाब से जैसे अगर अपन देखें तो सॉइल को इन कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर हो गया, क्वालिटी हो गया, इनके हिसाब से सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। इनके हिसाब से सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से सॉइल को अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लियर हुआ? इन्हीं के हिसाब से सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अगर हम पढ़े हम, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यहां से शुरू होगा। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के नाम पे तो सर आपने नीचे कुछ और दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का तुम्हें एक वो बताया है, क्या, एक हैक बताया है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि इस चैप्टर से मैप वर्क क्या आता है। तो इस चैप्टर से मैप वर्क क्या आता है कि इंडिया में कहां कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो मेजर सॉइल कौन सी है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल। ये मेजर सॉइल्स है इंडिया की। अब ये मेजर सॉइल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो है आपके ऊपर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है। जो पूरा नदन प्लेन है ना, ये लाइट ग्रीन पिस्ता कलर जो आपको दिख रहा है, नदन प्लेन, वेस्ट बंगाल, और ये कोस्टल पैचेस, कोस्टल पैचेस, यहाँ आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो है तो ये एलुवियल सॉइल को फर्टाइल करती रहती है ना, वो एलुवियल सॉइल हो गई। फिर क्या है? रेड एंड येलो सॉइल, तो साउथ इंडिया का मेजर पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट रेड एंड येलो सॉइल है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला जो रीजन है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको, ये ब्लैक कलर का। ये लेटराइट सॉइल क्या है? लेटराइट सॉइल को ध्यान रखना है, एक मेजर पैच जो है वेस्टर्न घाट का है लेटराइट सॉइल का, एक मेजर पैच जो है ये मेघालय का है लेटराइट सॉइल का, ठीक है। तो ये दो जगह आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगी, एक मेजर पैच जो है लेटराइट सॉइल का वेस्टर्न घाट, एक मेजर पैच जो है लेटराइट सॉइल का ये मेघालय वगैरह में है। और एरिड सॉइल कहां मिलेगी भाई साहब? तो एरिड सॉइल आपको मिल जाएगी कहां? तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला, ठीक है, दिस रीजन, ठीक है, ये एरिड सॉइल का रीजन है आपका पूरा का पूरा। क्लियर हुआ? ये आपका एरिड सॉइल का रीजन है, राजस्थान वाला। तो ये मेजर सॉइल टाइप्स है इंडिया में। अभी ये वाला पढ़ेंगे अपन कंजर्वेशन। तो अब जैसे सॉइल को याद रखने का एक हैक है, पैराग्राफ पैराग्राफ दिए बहुत सारे, कब तक पढ़ोगे? तो आप क्या करना, इसको चिपका लेना कहां पे? अपने उस पे स्टडी टेबल के पास में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल्स के क्लासिफिकेशन को याद रखने की निंजा टेक्निक, कि हर सॉइल आपने यहां लिख दी कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। अब हर सॉइल के है ना कुछ ना कुछ एरियाज होंगे कि एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है, यहां पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है, यहां पाई जाती है। तो आपको सारी सॉइल नहीं रटना है, आपको सिर्फ 4 चीजें ध्यान रखना है कि सॉइल का एरिया क्या है, सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप्स मेजरली ग्रो होती है, सॉइल के अंदर कंटेंट क्या है, मतलब कि वो क्या क्या है सॉइल के अंदर, जैसे सिल्ट है, क्ले है, पोटाश है, फॉस्फोरिक लाइम है। तो हर सॉइल का मतलब तुम्हें कंटेंट ध्यान रखना है, और हर सॉइल की कोई विशेष बात है क्या, हर सॉइल की कोई विशेष बात है क्या। तो अब जैसे अपन मान लो क्या है कि मुझसे पूछा गया लेटराइट सॉइल, तो मुझे याद रखना है कि लेटराइट सॉइल पाई कहां जाती है, अभी मैप पे देखा अपन ने कि वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती है ना। उसके ऊपर मेजर क्रॉप्स, तो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है लेटराइट सॉइल पर, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमस नहीं रहता ना। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में जैसे पाइनएप्पल, कॉफी वगैरह, ये सब कुछ वो होता है लेटराइट सॉइल में, ठीक है। तो जैसे ये कैशियू नट्स, पाइनएप्पल, टी, कॉफी, ये हो गया। फिर उसके अंदर कंटेंट क्या है? तो आप देखेंगे कि लेटराइट सॉइल जो है, तो लेटराइट सॉइल के अंदर एज मेजर मिनरल कोई रहते नहीं है, पुअर इन ह्यूमस, क्योंकि वो तो पथरीली रहती है, थोड़ी सी ईंट की तरह रहती है, ठीक है। डीप एंड एसिडिक, डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो ये आपको वो पॉइंट ध्यान हो गया उसका कंटेंट। अब एक्स फैक्टर, तो लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है, मतलब हैवी रेनफॉल के कारण ऊपर की टॉप सॉइल बह जाती है, इसलिए ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है।
तो ये इंटेंस लीचिंग होती है ड्यू टू हेवी रेन, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो मैंने रटा नहीं किसी भी सॉइल को, मैंने सिर्फ हर सॉइल को 4 पैरामीटर्स पे ध्यान रखा। समझ में आई मेरी बात? कितने लोगों को ये टेक्निक याद रहेगी बताओ? अबे गुलू गुलू कर दूंगा, पहले ये बता दे, चाटा मार दूंगा गाल पे। मेरे प्यारे बच्चे, ये समझ में आया? कितने लोगों को ये टेक्निक ध्यान रहेगी? कितने लोगों को ये टेक्निक ध्यान रहेगी? पिछले वाले लीडर बोर्ड क्या बता रहा हूं। श्रेष्ठ राय, गौरी बिजलवान, दक्ष अग्रवाल, खुशबू, इशिका सिंह, पीयूष, थेनोश, दशमीत, थेनोस भी आ गए। हाथ पकड़ो इसके, चुटकी ना बजा देगा ये, नहीं तो आधा लीडर बोर्ड साफ कर देगा। सचिता, संचिता, संचिता और कृतिका जाधव, बच्चों के लिए जिन्होंने दूसरे वाले सवाल में सही जवाब दिए थे। रहेगी ना? अबे किसी को बैन नहीं किया था आदर्श, अब कर दूंगा, अब लिखोगे तो। हाँ ध्यान रहेगा बेटा, है ना? तो यही हैक है। कोई भी सॉइल उठा लो तुम, कोई भी एरिड सॉइल, एरिया वेस्टर्न घाट है, क्रॉप उसमें रेन फेड क्रॉप जैसे ज्वार बाजरा रागी वगैरह, मेज वगैरह। कंटेन उसमें क्या रहता है? ह्यूमस की कमी है, मॉइस्चर की कमी, सैंडी इन टेक्सचर होती है, सलाइन इन नेचर होती है। एक्स फैक्टर क्या है कि अगर प्रॉपर इरिगेशन मिल जाएगा तो डेजर्ट में भी खेती तो होती है ना, वहां के लोग भी कुछ तो ग्रो करते हैं, खाना तो खाते हैं। समझ गए ना? ऐसा है, ये सिस्टम है सिंपल, ये सिंपल है। आ जाओ इस सवाल का जवाब दो। तो हमने सॉइल के अलग अलग क्लासिफिकेशन समझ लिए। अब अगर हम, एक क्वेश्चन आता है, अ रिसर्चर इज एग्जामिनिंग सॉइल टाइप विच इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक एंड रिच इन मिनरल्स। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन के कारण कौन सी सॉइल बनती है, तो ये एक्स फैक्टर में अपन ने लिखा है कि एक सॉइल बनती है, कौन सी है? ठीक है, मिनरल्स बहुत होते हैं इसमें, तो मैंने चार्ट में सारा सब कुछ लिखा हुआ है और कि आसान रहे। तो कौन सी सॉइल बताओ, जल्दी बताओ। पोल आ रहा है बेटा, ये आया, ये आया, ये आया पोल। ठीक है, ध्यान रखना ही रटना होता है सर। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे ब्लैक सॉइल है तो आपको पता है कि ब्लैक सॉइल कॉटन ग्रो होता है, तो वो कॉटन तो महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा ग्रो होता है, तो ब्लैक सॉइल वहां पाई जाती है कॉटन उसमें। तो आपने इसे कनेक्ट करा, आपने रटा नहीं, आपने लिंक्स जोड़े हैं। रटना क्या होता है कि बस ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात, नहीं, कनेक्ट करो ना आपस में, समझो। ठीक है, सेलेक्ट करो इसका जरा राइट आंसर क्या फटाफट से। तो इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लो। हाँ, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। मात्र 43% बच्चों ने, मात्र 43% बच्चों ने सी सेलेक्ट किया है। ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। जैसे अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में ये इधर पाई जाती है, इधर पाई जाती है। सेल्फ एरेटेड क्रैक्स डेवलप होता है उसमें, जब वो स्टिकी रहती है, मतलब गीली रहती है तो स्टिकी हो जाती है, और जब सूखी रहती है ब्लैक सॉइल तो उसके अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं ताकि वो प्रॉपर सांसें ले सके। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, रिगूर सॉइल भी कहा जाता है इसे। अब ये तो अपन ने सब पढ़ लिया। अब सॉइल के बारे में पढ़ने के बाद में सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो अगेन क्या होता है ना कि सॉइल का जब टॉप, लैंड के ऊपर की जो टॉप कवर है वो सॉइल है, तो सॉइल टॉप कवर ही पहले जाता है, तो सॉइल का इरोजन होता है डिफॉल्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस के चलते। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बारिश के चलते सब्सिक्वेंट वॉश डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप क्या क्या होते हैं? तो जैसे रिमूवल ऑफ सॉइल कवर, तो जैसे शीट की शीट निकल जाती है जब पूरी ऊपर, है ना, शीट इरोजन भी होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, विंड इरोजन भी होता है, हवा के कारण जब उड़ के जाती है, हवा के कारण उड़ के जाती है तो विंड इरोजन होता है। ठीक है, पानी का एक लेयर पूरा बहा के ले जाता है तो उसको शीट इरोजन कहते हैं। जब डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे समझा रहा हूं, हाँ, ये क्या है, ये आपकी जमीन है। अब जमीन पे क्या आया, पानी आया, समझना, जमीन पे पानी आया तो पानी जब बहता जाएगा तो पानी क्या करेगा, डीप क्रैक्स, ऐसे क्रैक्स डेवलप कर देगा जमीन के अंदर। तो जब पानी गिर रहा है और पानी गिरने के कारण डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं जमीन में, तो उसे क्या कहा जाता है, जब डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, गली इरोजन कहा जाता है। ठीक है, तो जो चंबल रीजन है उसे, ये बैडलैंड डेवलप होती है जिन्हें रवाइंस भी कहा जाता है। तो इसे ऑब्जेक्टिव टाइप की चीजें ये ध्यान रखना है। और ठीक है, तो डीप क्रैक्स जो डेवलप होते हैं गली इरोजन कहते हैं इसको। तो ये सारे सॉइल इरोजन के टाइप हो गए।
अब कॉजेस क्या है, तो जैसे वही विंड के कारण ग्लेशियर्स खिसक खिसक के जाते हैं, वाटर के कारण जैसे गली इरोजन होता है, मैंने लिखा सब कुछ है ना, जब पूरा का पूरा एक शीट बह के जाता है तो उसको शीट इरोजन कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवरग्रेजिंग के कारण, इन सारे कारणों से आपको देखने को मिलता है कि सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन तो हो गया, सॉइल इरोजन तो हो गया, अब सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए आप जैसे क्या देख रहे हैं, कॉन्टोर प्लगिंग एक तरीका है। कॉन्टोर प्लगिंग क्या है, तो मैं चारों पांचों चीज के यहां डायग्राम बना दे रहा हूं। कॉन्टोर प्लगिंग मतलब क्या है कि जैसे ऐसा अगर स्लोप है तो आप स्लोप के साथ में अगर खेत वो करोगे, तो ये स्लोप है, ऐसे अगर फार्मिंग करोगे आप तो पानी भी बह के जाएगा स्लोप के साथ पूरा, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, तो आप ट्रैक्टर आपका ऐसा चलाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, कॉन्टोर प्लगिंग करी तो अब एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पानी के बहाव से फसल बह के नहीं जाएगी, कॉन्टोर प्लगिंग हो गया। टेरेस कल्टीवेशन ये तो जानते होंगे आप कि यहां खेती करोगे तो पानी सब बहा ले जाएगा, तो आपने पहाड़ को काट काट के से टेरेसेस बना लिए और उस टेरेस पे कल्टीवेशन कर रहे हो, तो टेरेस कल्टीवेशन हो गया। फिर क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है कि पूरा खेत है, पूरे खेत में आपने स्ट्रिप्स लगा दी, पूरे खेत में आपने स्ट्रिप्स लगा दी, ठीक है, यहां 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 फसल की स्ट्रिप्स लगा दी ऐसी। तो अब क्या होगा, स्ट्रिप्स लगा दी, फसल की स्ट्रिप्स लगा दी, या कह लो कि ऐसे घास से वो बना दिया। तो पहले क्या होता था ना, पहले जब स्ट्रिप्स नहीं थी मान लो, तो यहां से हवा चलती थी तो हवा पूरी मिट्टी को उड़ा के यहां ले जाती थी, लेकिन अब आपने बीच में अगर ब्रेक दे दिया तो हवा मिट्टी को यहां से यहां तक ही ले जा पाएगी। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेंगे, बीच में ब्रेक्स देना पड़ेंगे, ठीक है, बीच में ब्रेक्स देना पड़ेंगे, तो आप स्ट्रिप्स बना दे तो पूरे खेत में स्ट्रिप क्रॉपिंग होगी। शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या है कि बाहर से हवा और पानी क्या होता है, खेत में एकदम से घुस जाता है, तो आपने खेत पे बॉडीगार्ड की तरह किसको खड़े कर दिए, पेड़ को खड़े कर दिए, ये शेल्टर बेल्ट्स बना दिए जो अंदर पानी को नहीं घुसने देंगे, ठीक है। तो ऐसे शेल्टर बेल्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये शेल्टर बेल्ट्स जो बनाए जाते हैं ये भी एक तरह की क्या हो गई, शेल्टर बेल्ट्स भी आप जैसे देखोगे तो एक तरह का सॉइल इरोजन से कंजर्वेशन का तरीका है, सॉइल इरोजन से कंजर्वेशन का तरीका है। समझ गए, क्लियर हुआ। चारों तरीके। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, पेड़ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। गॉट इट गाइस, बताओ। ठीक है, आदर्श बेटा मैं ब्लॉक कर रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ, अब जरूर ब्लॉक हो जाओगे तुम। पिछले वाले लीडर बोर्ड के नाम बता देता हूं, गौरी, बिजलवान, अनुभव, द्विवेदी, दीप्ति, नीरज, आदि, थेनोस, थेनोस आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, 6वीं रैंक पे आ गया है, सुमित, अंश कश्यप, शौर्य और कृष्ण प्रिया, है ना। तो सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सॉइल के मैंने तुम्हें हैक बता दिए। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स देख लो, देखो रिसोर्स अपन ने पढ़ा था, एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसको रिसोर्स कहा जाएगा। अर्थ समिट में क्या है, अर्थ समिट में जैसे अगर अपन देखें तो जो 1992 में मीटिंग हुई थी उसको अर्थ समिट कहा गया, उसका आउटकम था एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 ये है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करें, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीजेस को कॉम्बैट करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना कि हमारी प्रेजेंट नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए। रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्स, फैलो लैंड, नेट सोन एरिया, जो जो भी तुम्हारे डाउट थे, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, लैंड डिग्रेडेशन, लीचिंग, शीट इरोजन, हर चीज को अपन ने क्या कर लिया उसमें कवर कर लिया है। रेड एंड येलो सॉइल, गलीज क्या होता है, ये गलीज आ गए यहाँ पे, ठीक है, जिसको रेवाइंस कहा जाता है, तो वो मैंने ध्यान रखा कि जिसपे से क्वेश्चन बन सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है, तो सारे हो गए। अब अगर मैं तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दूं तो तुम 4 इंपॉर्टेंट देखो, ये जो पूरा पार्ट है ना, इससे भी क्वेश्चन अगर आते हैं कहीं पे तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल से ज्यादा आते हैं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी कम रहती है। एमसीक्यूज जरूर आते हैं, ठीक है, 1 नंबर के एमसीक्यूज जरूर बनते हैं, जैसे मैंने ऐसे दिखाया ना, ये इस टाइप से एमसीक्यूज जरूर बनते हैं कि ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है, एमसीक्यू जरूर बनते हैं, डिटेल क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम रहती है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो जैसे मैंने एक दे दिया मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल, तो तुम 4 पॉइंट जो तुम्हें बताया कि एरिया लिख दो, एक लिख दो कौन सी क्रॉप्स, एक उसके अंदर कंटेंट क्या है, और तीसरा कोई एक्स फैक्टर, जैसे एलुवियल में भांगर और खादर होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर कहा जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपको आना ही चाहिए इस चैप्टर से, वो तो है कि 3 प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। क्या है
कि रिसोर्सेस का जब मतलब जैसे अगर आप देख रहे हैं रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़ी हुई क्वेश्चन है कि अगर हम रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी हैव्स हैव नॉट्स में डिवाइड हो जाएगी और सोसाइटी जो है वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करेगी। स्टार्टिंग हुआ स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट इन इंडिया, तो 3 स्टेप है और उसकी जरूरत क्या है कि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सजेस्ट 5 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो कॉजेज पता ही थे आपको, सोल्यूशन लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बस एमसीक्यू में, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, चारों क्वेश्चन बनेंगे, बताओ लिख पाओगे आंसर? मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो सोच लो मैं मार दूंगा मुक्का। और अच्छा एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा वो दिया था, मुझे मेल में बताया था, क्वेश्चन के नंबर लिख दिया करो। देखो 3 प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी क्या बोलते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग और नीड क्या है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन में लिखना। 5 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये 5 नंबर में लिखना, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एलिजिबल सॉइल, ये 3 नंबर में लिखना, ठीक है। चलो एक रूल है, माथा देखो तिलक लगाओ, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है मिनिमम उतने पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? लिखना है, गंदे से गंदा आंसर लिखो लेकिन लिखो, कल तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएंगे। पावर शेयरिंग के सोल्यूशन में आज दे रहा हूं, अभी रुक जाओ, पावर शेयरिंग के सोल्यूशन अटक गए कहीं, अभी डल रहे हैं बस तुरंत, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो समझ में आ गया यहां तक? बढ़िया। चलो भाई, तो आज का हमारा कार्यक्रम होता है यहां पे समाप्त। कल मिलेंगे, तो कल टाइम टेबल में भी देखता हूं क्या है, कल हिस्ट्री का चैप्टर है अपना, है ना, कल हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे अपन, तो टाइम टेबल भी देख लूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, अभी कितनी क्लास हुई है, 1 2 3, कल की क्लास और करने के बाद फिर डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे एक अपन, ठीक है, फिर एक डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे, यस। तो अभी तो जाओ, कल की क्लास के बाद में फिर डाउट सॉल्विंग क्लास है, ठीक है। तो अभी छुट्टी छुट्टी, चलिए, तो लेट अस रैप अप टुडे, विल सी यू ऑल टुमारो, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।